नंदू के घर में एक काले रंग की बकरी है जिसका नाम मही है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े ही चुलबुले थे। नंदू की बेटी उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी, पर नंदू बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना खिला सके। रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था वो। इस बात से उसकी पत्नी उससे हमेशा चिढ़ी रहती थी कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता। अरे क्या तुम हमेशा इस बकरी और इसके मेमने पे अपना समय बर्बाद करते फिरते हो? हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी सेवा कभी तुमने अपने परिवार की नहीं की। बस अब बहुत हो गई। इनकी खातिरदारी छोड़ो और जाकर कुछ अच्छा सा काम धंधा कर लो, जिससे घर में धन आए और हम भी लोगों की तरह कुछ अच्छा अच्छा खा सके। ना जाने तुम्हें क्या दिक्कत है इन बेजुबान जानवरों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता। अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे ना, तो इससे हमें बहुत सुख प्राप्त होगा। और रही अच्छे अच्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना ही खिला देता हूँ। और भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारा भी समय बदलेगा। नंदू और उसकी बेटी को मही और उसके बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को मही एक आंख भी नहीं सुहाती थी। फिर एक दिन की बात है, नंदू की बीवी खेत जा रही थी कि तभी उसे पड़ोसी के घर से खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी और वो रुक के खुशबू लेने लगती है। आहा, पड़ोसी के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। कैसी किस्मत पाई है मैंने। कभी भी अच्छा खाना नहीं मिला खाने को। भगवान ऐसा निकम्मा पति किसी को भी ना दे जो अपनी बीवी को अच्छा खाना भी ना खिला पाए। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक के खुशबू सूंघ लेती हूँ। नंदू की पत्नी वहीं बैठ के खाने की खुशबू लेने लगती है। तभी अमीर पड़ोसी बाहर आता है और उस पे खूब चिल्लाता है, तुम क्या मेरे घर की ताकाझाकी कर रही हो? चोरी करने का तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। पड़ोसी नंदू की बीवी को वहाँ से निकाल देता है। फिर कुछ ही दिन बाद उस पड़ोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है। वो अपनी पत्नी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और झाड़ फूक करवाता है, पर उसकी पत्नी सही नहीं होती। तभी एक तांत्रिक सेठ को बताता है कि उसकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा जिसमें एक काली बकरी की बलि लगेगी। जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का इंतजाम करे। काली बकरी तो गांव में बस नंदू के पास ही थी। सेठ नंदू के पास आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, आ जाइए। पर आज हम गरीबों के घर में कैसे आना हुआ? आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो नंदू, मेरी बीवी बहुत बीमार है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी तभी ठीक होगी जब काली बकरी की बलि लगेगी, और मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली बकरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, पर वो बकरी मुझे दे दो। नहीं बाबा, हम अपनी मही को किसी को नहीं देंगे। मैं मही के बिना नहीं रह सकती। हाँ मेरी बेटी, हम मही को किसी को भी नहीं दे रहे, तुम घबराओ मत। देखिए सेठ जी, हम गरीब सही, लेकिन पैसे के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते। आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दें, मैं बकरी नहीं बेचूंगा। नंदू सेठ को बकरी देने से इनकार कर देता है और सेठ को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से नंदू की बीवी नंदू पे बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? सेठ को बकरी देने से इनकार क्यों किया? सेठ हमें इतने पैसे दे रहा था कि हम आराम से घर बैठ के अच्छा अच्छा खाते। वैसे भी तुम किसी काबिल नहीं हो। बीवी को कुछ उसकी पसंद का खिला पाओ। कैसी औरत हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें मही से दिक्कत है, पर एक औरत होके तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि उसके दो बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं। तुम चाहती हो मैं दूध पीते बच्चों को उनकी माँ से अलग करके बलि चढ़ाने के लिए दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा, पागल औरत। ये बात नंदू की पत्नी भूल नहीं पाती। उसे अच्छा अच्छा खाना था, खाने की बहुत भूखी थी और इतने सारे पैसों का लालच भी था कि बकरी बेच के सेठ खूब पैसे देगा। एक दिन नंदू किसी काम से बाहर जाता है। तभी नंदू की बीवी सेठ के घर जाती है। प्रणाम सेठ जी। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? बकरी देने से तो तुम्हारे पति ने इनकार कर दिया है। हाँ सेठ जी, मैं उसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको बकरी बेचना चाहती हूँ। अभी मेरे पति और बेटी घर पे नहीं है। आप आके बकरी ले जाइए। बस जो भाव आप दे रहे थे
उसका दुगना दे दीजिए। 2 गुना नहीं, मैं तुम्हें 4 गुना भाव दूंगा, बस बकरी दे दो। सेठ नंदू की बीवी को खूब सारे पैसे देता है, जिससे देख के नंदू की बीवी की आंखें फट जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती है। फिर सेठ नंदू की बीवी के साथ मही को लेने उसके घर जाता है। उस समय मही अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। अरे बस हुआ तेरा दूध पिलाना, चल अब यहाँ से चलती बन। माँ, ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं माँ? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, शायद मुझे बेच दिया। पर इतने छोटे छोटे बच्चों की माँ को कौन बेच सकता है भला? न जाने मालिक भी कहाँ रह गए, वरना वो मुझको कभी बेचने नहीं देते। नंदू की बीवी मही की रस्सी खोल के मही को सेठ को सौंप देती है। मही और उसके बच्चे रोते रहते हैं। माँ, हमें छोड़ के ना जाओ। मेरे बच्चों। बच्चे मही के बिना तड़पते रहते हैं। नंदू की बीवी मही को बेचे हुए पैसों से खूब सारा राशन खरीद के लाती है और अपनी पसंद के ढेरों पकवान बना के बाहर बैठ के खाने लगती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। नंदू की बीवी खाना खा रही होती है कि तभी नंदू और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे ये तुम इतने सारे पकवान कहाँ से खा रही हो? क्यों, मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या? हमारे घर में हमेशा रूखा सूखा ही बनता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये पकवान कहाँ से आए? बाबा मही नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। नहीं मिल रही? क्या मतलब है? कहाँ जा सकती है? नंदू और उसकी बेटी मही को हर जगह तलाश करते हैं, पर मही कहीं नहीं मिलती। बताओ, मही कहाँ है? तुम ही घर पे थी, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। कहाँ गई मही? बताओ मुझे। हाँ, बेच दिया मैंने उसे सेठ को, और सेठ ने इतने सारे पैसे दिए हैं कि तुम सारी उम्र घर बैठे खा सकते हो। माँ, तुम कितनी बुरी हो, इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी माँ से अलग कर दिया, वो भी बलि चढ़ाने के लिए। अगर मुझे भी तुमसे कोई दूर कर दे तो? ऐसा ना कहो बेटी, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। खुद पे बारी आई तो बुरा लग रहा है, जरा उन बच्चों और उनकी माँ का सोचो, जिनको तुमने चंद पैसों के लिए अलग कर दिया। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सेठ तांत्रिक को बुला के अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है। फिर जैसे ही मही की बलि देने वाला होता है कि तभी नंदू और उसकी बेटी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ और इस तांत्रिक को, ये बेजुबान बकरी की बलि दे रहे हैं। नंदू, मैंने इस बकरी के ढेर सारे पैसे दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को। ये लो सेठ, तुम्हारे सारे पैसे वापस, और हमें हमारी बकरी वापस करो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। एक माँ को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने। तुम पागल हो गए हो सब, पूजा में विधान डाल रहे हो। आप अंधविश्वासी ना बनिए। आपकी पत्नी किसी बलि से ठीक नहीं होगी। आपकी पत्नी को मिर्गी की बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। हाँ सेठ, इस बीमारी का इलाज बस डॉक्टर ही कर सकते हैं। तुम कितनी भी बलियां लगा लो, तुम्हारी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। सेठ, तुम्हारी पत्नी कैसे ठीक होगी जब तुम दूध पीने वाले बच्चों से उनकी माँ को छीन के उसकी बलि लगाओगे? अंधविश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज करवाओ। सबकी बात का सेठ पर असर होता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। कितना गलत करने जा रहा था मैं आज। अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता। अंधविश्वास में डूब गया था मैं, कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाना है। ये लीजिए, आप इस बकरी को इसके बच्चों के पास ले जाइए। नंदू मही को घर ले आता है और बच्चे अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद नंदू की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नंदू और उसकी बेटी की तरह मही और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है। बैलपुर गांव में हिंगा नाम का एक चरवाहा रहता था, जिसके पास 3 बकरियां थी, जिनका नाम सीधी, बुद्धि और रौनक था। सीधी और बुद्धि दोनों जवान बकरियां थीं और रौनक बेचारी बूढ़ी और कमजोर बकरी थी। हिंगा के घर में उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चंदा थी।
हिंगा की बेटी चंदा को रौनक के साथ बाकी बकरियों के मुकाबले ज्यादा लगाव था। माँ, मेरा खाना हो गया बस। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, खाना हमेशा पूरा खाया करो। तुम हमेशा उस रौनक के बहाने ज्यादा खाना लेती हो, बाद में बोल देती हो पेट भर गया है, और आधा खाना उस बूढ़ी बकरी को जाके देती हो। बेटा, क्या हम उसे चारा नहीं देते? फिर क्यों तुम ऐसा करती हो? अगर खिलाना पिलाना है तो बुद्धि और सीधी को खिलाओ ना, जहाँ से कुछ फायदा भी हो रहा हो। माँ बापू, आपको पता है मुझे रौनक से कितना प्यार है। आप मना भी करोगे तब भी मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और सीधी और बुद्धि को खिलाने पिलाने के लिए आप हो ना। दरअसल रौनक अब बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कमजोर भी बहुत थी। इस वजह से उसकी कदर भी कम हो गई थी। जब रौनक जवान थी तब वो खूब दूध देती थी और उसी का दूध पी के चंदा भी बड़ी हुई थी। पर मालिक और मालकिन अब उसका ये एहसान भूल चुके थे। रौनक अब कुछ भी खाती पीती तो उसके शरीर को लगता ही नहीं था। ऊपर से मालिक उसे सूखा ही चारा खिलाते थे। वही सीधी और बुद्धि खूब जवान थी, दूध भी देती थी। उनके दूध की वजह से हिंगा का घर चलता था। फिर एक दिन की बात है। अरे प्रणाम सरपंच साहब, आइए आइए। कैसे? प्रणाम हिंगा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक, आप बताइए कैसे आना हुआ, और आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं हिंगा, बहुत ही दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे हृदय रोग है, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि उसे अगर बकरी का दूध हर रोज पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकती है, और यहाँ दूर दूर तक बकरी का दूध तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। क्या तुम मेरी पत्नी को बचाने में मेरी इतनी सी मदद नहीं करोगे? मुझे अपनी घर की बकरी का दूध नहीं दोगे? लेकिन मालिक, मेरे घर का दूध पहले से ही किसी के घर में जा रहा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझ पे मेहरबानी करो, मैं तुम्हें डबल भाव दूंगा दूध का, पर इनकार ना करो। डबल भाव सुन के हिंगा सोच में पड़ जाता है। ठीक है सरपंच साहब, बात आपकी पत्नी की जान की है तो मैं आपको दूध देने को तैयार हूँ। आप रोज आके मेरे घर से दूध ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे वाह जी, ये तो हमारी चांदी ही चांदी है। दूध अब डबल भाव में बिकेगा। सीधी और बुद्धि तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। आज से तुम सीधी और बुद्धि को और ज्यादा खूब खिलाया करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ये सारी बातें पीछे खड़ी सीधी, बुद्धि और रौनक सुन रही थीं। सीधी और बुद्धि को ये सुन के खुद पे बहुत ही घमंड हो रहा था, और फिर वो रौनक को ताने सुनाने शुरू कर देती हैं। सुना बहन बुद्धि, तुमने मालिक क्या कह रहे थे? हमें और ज्यादा खिलाने पिलाने की बातें कर रहे थे। हाँ बहन सुना, आखिर खिलाए पिलाए भी क्यों ना, हम दोनों मालिक के इतने काम जो आती है। नहीं तो इस बूढ़ी रौनक की तरह थोड़ी, जो किसी काम की नहीं है, ना अपने किसी काम की, ना मालिक के किसी काम की। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक दिन तुम्हें भी यही आना है जहाँ आज मैं हूँ। एक दिन तुम्हें भी ये बुढ़ापा और कमजोरी देखनी है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान थी, मैं भी बहुत सारा दूध देती थी। चंदा मेरा दूध पी के ही बड़ी हुई है। हाँ, देखो तो बूढ़ी हो गई है, पर अकड़ देखा अभी तक नहीं गई। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम की नहीं हो तुम। हाँ, सीधी सही कह रही है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में मालिक तुमसे तंग आके तुम्हें कसाई को बेच देंगे। सीधी और बुद्धि की बातें रौनक को बहुत दुखी करती हैं। वो बहुत रोती है। रौनक का रोना देख के चंदा को बहुत बुरा लगता है। उसके माँ बाप रौनक के साथ जो कुछ भी कर रहे थे उसे बुरा लग रहा था। रौनक, तुम मेरी माँ से कम नहीं हो, मुझे इस बात का एहसास है। माँ ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारा दूध पी के ही बड़ी हुई हूँ। तो क्या हुआ, आज बापू और माँ तुम्हारा एहसान भूल गए हैं, पर मुझे इस बात का पूरा एहसास है
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और कोई तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, मैं रखूंगी और खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए माँ से कम नहीं हो। बस इस तरह से हिंगा के घर से रोज बकरियों का दूध सरपंच के घर उनकी बीवी के लिए जाने लगा। सीधी और बुद्धि इस बात से अपने ऊपर खूब मान करती और रौनक का मजाक उड़ाती थी। साथ ही हिंगा और उसकी पत्नी डबल भाव में दूध बेच के बहुत खुश थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग इस रौनक को जो सूखा चारा खिला रहे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं। ना तो ये दूध देती है, ना ही अब इसे खिलाने का फायदा है। इसके शरीर को लगता ही नहीं, बूढ़ी हो गई है और दुबली पतली भी देखो कितनी है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं भी कुछ सोच रहा था बड़े दिन से। जब हमें बकरियों का दूध बेच के इतना फायदा हो रहा है तो एक बकरी दूध देने वाली और खरीद लेते हैं। ऐसा करते हैं, कल ही रौनक को कसाई को बेच के उन पैसों में कुछ और पैसे डाल के एक बकरी और खरीद लेते हैं। कसाई भी इस बूढ़ी बिन मांस वाली बकरी की आधी कीमत देगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पीछे खड़ी रौनक उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और फूट फूट के रोने लगती है। सोचती है जब वो दूध देती थी तब उसकी कितनी कदर थी। आज वो बूढ़ी और कमजोर हो गई है तो उनके किसी काम की नहीं रही और उसे कसाई को बेच रहे हैं। माँ बापू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं रौनक को कसाई को नहीं बेचने दूंगी। आप भूल गए उसके एहसान। उसी का दूध पी के बड़ी हुई हूँ मैं। आप ही तो सुनाया करती थी ना मुझे। फिर आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए आप? अगर बेचना ही था तो किसी आम इंसान को बेच देते। आप तो उसे मारने के लिए कसाई को सौंप रहे हैं। कसाई को ना बेचे तो किसको बेचे? कौन लेगा इस बूढ़ी कमजोर बकरी को? कम से कम कसाई थोड़े पैसे तो दे रहा है ना इसके। हाँ बेटी, आज हर कोई अपना फायदा देखता है। इस बकरी से किसी को फायदा नहीं है, इसलिए इसे कसाई को बेच रहे हैं और यही होता रहेगा बेटी। कल को अगर सीधी और बुद्धि भी बूढ़ी हो जाएंगी तो दूध नहीं देंगी तो नई बकरियां लानी पड़ेंगी और उनको बेचना पड़ेगा। ये सुन के सीधी और बुद्धि की आंखें खुल जाती हैं कि आज हम रौनक की बेबसी और बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हैं, कल मालिक हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ चंदा जिद पे आ गई थी कि वो रौनक को बेचने नहीं देगी। मैं तो सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मालिक मुझे कसाई को सौंप रहे हैं, पर मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इंसान बस फायदा देने वाली चीज को रखते हैं। माफ करना रौनक, हमने तुम्हारी बेबसी और बुढ़ापे का बहुत मजाक उड़ाया, जबकि हम ये भूल गई थी कि एक दिन हमने भी बुढ़ापे में आना है। तब शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मालिक हमारे साथ भी यही कर सकते हैं। हाँ रौनक, सीधी सही कह रही है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। काश कोई चमत्कार हो जाए और मालिक का मन बदल जाए, वो तुम्हें ना बेचे। मेरे साथ तो वही होगा जो ऊपर वाले ने लिखा है और जो मालिक ने सोचा है। अगले दिन सुबह कसाई रौनक को आके ले जाता है। ये देख के सीधी और बुद्धि बहुत दुखी थी। रौनक को ले जाता देख चंदा से बर्दाश्त नहीं होता और वो रौनक से जाके लिपट जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। छोड़ बेटी, इसे छोड़ दे, जाने दे। हाँ चंदा, छोड़ दे, जाने दे। देखना बेटा, अभी तुम्हें उससे लगाव है, इस वजह से तुम उसके लिए दुखी हो, पर कल तक तुम सब भूल जाओगी। नहीं बापू, मैं रौनक माँ को नहीं जाने दूंगी। रौनक भी चंदा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप चंदा को जबरदस्ती रौनक को छोड़ने को कहते हैं और रौनक को बेच देते हैं। चंदा रोती रहती है। इसी तरह चंदा बेहोश हो जाती है। चंदा को इतना बुखार हो जाता है कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। चंदा को बहुत सारे वैद्यों को दिखाया जाता है पर वो ठीक नहीं होती। फिर एक दिन वैद्य बताते हैं कि चंदा की बीमारी का इलाज बस वही बकरी है
आप उसे वापस ले आइए, जिसे ये अपनी माँ समझती है। निर्मला, एक ही तो बच्ची है हमारी, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे थे। अगर वो ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर रौनक में हमारी बच्ची की जान बसती है तो आप जल्दी से जाइए और रौनक को वापस ले आइए, इससे पहले कसाई उसे काट दे। तुम सही कह रही हो। हिंगा रौनक को वापस घर ले आता है। चंदा जैसे ही रौनक को देखती है तुरंत होश में आ जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। रौनक के गले लग जाती है। रौनक की आंखों में भी आंसू थे। वो भी चंदा से वापस मिलके बहुत खुश थी। वो भी चंदा को माँ की भांति गले से लगा लेती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।